जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए री एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक यह है पुलिस प्रणाली यानी पुलिस सिस्टम, जिससे हर एक शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भी आपको इसके सवाल मिल रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई, आज की ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं देखना है, इसके बाहर आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि पुलिस प्रणाली के लिए एक रामबाण वीडियो है और आपको केवल और केवल ज़रूरत है तो एक बार इसे दोबारा अच्छे से समझने की। मेरे भाई, इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप इसकी PDF को वहाँ से ले लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को, और जल्दी जल्दी मैं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा देता हूं। सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस या UPSI या UPSI रैंकर या UPASI में पूछे ही गए हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो मेरे प्यारे भाई, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना आप, और जो भी सवाल है आप उसे एक बार ध्यान से देख करके नोट जरूर कर लेना। अब आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। UPSI ASI 2018 में पूछा गया सवाल नंबर 1। आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। सभी समुदायों का, केवल अल्पसंख्यक समुदाय का, केवल बहुसंख्यक समुदाय का, आपके स्वयं के समुदाय की। देखिए, अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप सभी समुदायों की रक्षा करेंगे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी समुदायों की रक्षा करना एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1948 यानी 1948 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1948 में उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट को पारित किया गया 1948 में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है? इसका आंसर आपको बताना है कि पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थाना अध्यक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाना अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 373A या 373 के का में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 373 के का में। अगला है आपके सामने सवाल क्या कह रहा है कि निरीक्षण पुस्तक हिंदी फॉर्म संख्या 35 का को सुरक्षित रखे जाने की अवधि कितनी है? निरीक्षण पुस्तक हिंदी फॉर्म संख्या 35 के क को सुरक्षित रखे जाने की अवधि कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 5 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने अब अधिकार निम्न में से किसका है? कहने का मतलब यह है कि आबकारी अपराधों का पता लगाना व चालान करना, इसके जो अधिकार हैं ये किसको दिए गए हैं? केवल आबकारी निरीक्षक को, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सक्षम अधिकारी को, केवल पुलिस को, या आबकारी निरीक्षक एवं पुलिस दोनों को? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आबकारी निरीक्षक एवं पुलिस दोनों को आबकारी अपराधों का पता लगाने और उससे संबंधित चालान करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस उपाधीक्षक की अगर नियुक्ति करनी है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यहाँ पे सहारा लिया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती एवं साक्षात्कार किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है। देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का जो नियुक्ति अधिकारी है कौन है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का मतलब है कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये वही है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीजीपी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हेड कांस्टेबल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेड कांस्टेबल। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का जो भार साधक अधिकारी होता है ये हेड कांस्टेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। देखिए, जिले में आपराधिक प्रशासन के जो प्रमुख होते हैं ये जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम के चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। पुलिस अधीक्षकों के प्रति नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उदारदायी पूछा गया है। पुलिस अधीक्षक या फिर ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला अधिकारी यानी कि कलेक्टर के प्रति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य क्या हैं। घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य क्या हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस जेल वार्डर, यूपी पुलिस फायरमैन और यूपी पुलिस घुड़सवार के पद भरे गए हैं। उसमें से घुड़सवार पुलिस के जो कर्तव्य हैं ये सड़कों पर गश्त लगाना, अपराधियों का पीछा करना एवं उनकी गिरफ्तारी करना, उत्सवों पर मार्ग की रक्षा करना, ये सारे कर्तव्य जो हैं घुड़सवार पुलिस के हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की नियुक्ति पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि पुलिस की डायरी होती है। पुलिस डायरी जो है ये कैसी डायरी होती है। केस डायरी नहीं, सामान्य रजिस्टर नहीं, उपर्युक्त सभी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सामान्य डायरी। पुलिस डायरी जो है एक सामान्य डायरी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया किसकी नियुक्ति होगी। सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया किसकी नियुक्ति होगी। साधारणतया यहाँ पे कहा गया है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। साधारणतया जब कह दिया जाएगा यानी विशेष रूप से किसकी नियुक्ति की जाती है या फिर किसकी ड्यूटी होती है। सड़कों पर गश्त लगाना, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए कि सड़कों की या फिर कहा जाए रात में सड़क की रक्षा करना या फिर अपने क्षेत्र के परिक्षेत्र का रक्षा करना, ये किसका कर्तव्य है या किसकी नियुक्ति की जाती है इसके लिए। तो ये हो जाएगा सिविल पुलिस यानी कि नागरिक पुलिस, जिसमें आप नियुक्त होने वाले हो। तो 60,244 जो पद आए हैं ये सिविल पुलिस के ही आए हैं और उसी में आपका यहाँ पे ये भी ड्यूटी लग सकती है। तो राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिविल पुलिस की नियुक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस का भार साधक अधिकारी होता है, ये होता है रिजर्व निरीक्षक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रिजर्व निरीक्षक। अगला है आपके सामने सवाल कह रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन लावारिस संपत्ति को भार साधक में लिया जा सकता है किसके द्वारा। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत लावारिस संपत्ति को भार साधक में किसके द्वारा लिया जा सकता है। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। राइट हो जाएगा, प्रत्येक पुलिस के अधिकारी द्वारा लावारिस संपत्ति को भार साधक के रूप में लिया जा सकता है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत
विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करने की शक्ति किसको प्राप्त है? देखो, पुलिस जो व्यवस्था है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राज्य सरकार को ही इसकी नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है या इसकी तैनाती का अधिकार प्राप्त है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जब आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है तब आप ट्विटर पे ट्वीट करके किसको टैग करते हो? सीएम योगी को टैग करते हो, इस वजह से क्योंकि ये राज्य पुलिस का मामला है। तो पुलिस जो है ये एक आपके राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार। अगला आपके सामने है सवाल, क्या कह रहा है? पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। 1 माह से अधिक, 2 माह से अधिक, 6 सप्ताह से अधिक या 15 दिन से अधिक। देखो, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट जो है ये किसी भी कारण से 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 6 सप्ताह से अधिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि पुलिस बल की संख्या को कम करने या अधिक करने का अधिकार किसको है? पुलिस बल की संख्या को कम करने का या फिर अधिक करने का अधिकार किसको है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पुलिस व्यवस्था जो है ये राज्य सरकार की सूची में आती है। इस वजह से पुलिस की संख्या को कम करना या पुलिस की बल की संख्या को ज़्यादा करना, ये सारे जो अधिकार हैं ये राज्य सरकार के पास हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के पास हैं। आगे बढ़ते हैं कि राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? राज्य पुलिस के सभी प्रश्नों पर, राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, महानिदेशक। राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार महानिदेशक होता है। अगला सवाल है कि ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? राइट हो जाएगा पुलिस अधीक्षक का। ऑप्शन वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक का। ग्राम पुलिस पर प्राधिकार जो है ये पुलिस अधीक्षक का होता है। अगला है कि प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर है? देखो, प्रत्येक राज्य में कह रहा है और राज्य में आंतरिक कानून यानी कि अंदर कोई भी दंगा फसाद ना हो तो उसके कानून और उसकी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है ये पुलिस पर है। राइट हो जाएगा, ए आंसर पुलिस पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? भारत में प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है ये उससे संबंधित राज्य सरकार को दिया गया है। ए आंसर राइट हो जाएगा, राज्य सरकार को, संबंधित राज्य सरकार को। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है तो यूपी पुलिस को दिया जाएगा। बिहार में अगर दिया गया है तो बिहार पुलिस को दिया जाएगा। इस वजह से राइट हो जाएगा, संबंधित राज्य की सरकार को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस का उल्लेख कहाँ किया गया है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पुलिस व्यवस्था जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आप इसका आंसर अब इजीली तरीके से बता सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाइस, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अगर आपको ये बात अच्छे से और समझ में आ गई है कि अगर मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ तो सिलेक्शन होगा ही। मेरे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार इस वीडियो को अपना प्यार जरूर गाइस दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाता है। सो प्लीज़ आपसे थोड़ा सा निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को एक बार दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जी तोड़ मेहनत और अपना कीमती समय हम आपके लिए ही लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हमें और भी उत्साहित, हमें और भी ऊर्जा देने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि जब भी कोई क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस बात को आप अच्छे से जानते हो कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। क्लास की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर एक क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस का उल्लेख जो है राज्य सूची की प्रविष्टि में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये वही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 है कि पुलिस के प्रशासन एवं इससे संबंधित विधियों को विनिर्मित करने का अधिकार किसको है? पुलिस के प्रशासन एवं इससे संबंधित विधियों को विनिर्मित करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राज्य के पास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है कि आंतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना निम्नलिखित में से किसका दायित्वपूर्ण कार्य है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको आप अगर जल्दबाजी करोगे तो पक्का गलत करोगे। इस वजह से जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप समझने के बाद आंसर दीजिएगा। एक बार सवाल को फिर से पढ़ लेना। देखिए, आंतरिक उपद्रवों में प्रत्येक राज्य की रक्षा करना ये जो है केंद्र का कर्तव्य है। राइट हो जाएगा ए आंसर। राज्य जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा केंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला है आपके सामने कि पुलिस के गठन तथा इसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु क्या अधिनियमित किया गया है, यानी कौन सा अधिनियम लाया गया। पुलिस के गठन और उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु कौन सा अधिनियम लाया गया। राइट हो जाएगा पुलिस अधिनियम 1861। और इस बार अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के पेपर में पुलिस अधिनियम 1861 से भर भर के सवाल पूछे गए थे। हर एक शिफ्ट में 2-3 सवाल देखने को ही मिले थे। और मेरे भाई मैंने बेहतरीन सवाल भी करवा दिए थे और माता रानी के आशीर्वाद से बेहतरीन क्वेश्चंस भी बच्चों को मिले थे। जब उनका फीडबैक आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। इस वजह से गाइस हो सकता है कि आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में भी पुलिस अधिनियम से सवाल या कहा जाए पुलिस प्रणाली से सवाल ज़्यादा पूछे जाएँ। इस वजह से आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। हर एक समस्या से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। जी तोड़ मेहनत करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन तभी हो सकता है। पुलिस के गठन और उनके आंतरिक प्रशासन की संचालन हेतु जो अधिनियम लाया गया वो पुलिस अधिनियम 1861 है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है। पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा नंबर 1 में। पुलिस अधिनियम की 1861 के धारा 1 में ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत क्या शामिल है। सिविल, शस्त्र और सवार पुलिस यानी घुड़सवार पुलिस ये शामिल है। ग्राम पुलिस ये भी पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत ही है। रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ ये भी आपका पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत ही शामिल है। राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी जाती है। मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति को, केवल पुरुषों को, समस्त स्त्रियों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा जो है ये मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्तियों को दी जाती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज्य सरकारों की तरफ से लोक व्यवस्था, लोक शांति, विधियों के प्रति सम्मान, उनका अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन बनाए रखने का दायित्व किसे सौंपा गया है। राज्य सरकारों की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लोक व्यवस्था, लोक शांति, विधि के प्रति सम्मान यानी कानून के प्रति सम्मान, उनका अनुपालन और उनका अनुशासन बनाए रखने की जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, ये किसे दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुलिस को, क्योंकि साफ शब्दों में ऊपर लिखा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से। तो राइट आंसर वी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। अगला है क्या कह रहा है और समझने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों, शक्तियों तथा दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रखें तथा इसका निष्पादन त्रुटिहीन और विधिक तरीके से कर सकें, इसके लिए क्या आवश्यक है। पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य, शक्ति और दायित्व का पूर्ण रूप से ज्ञान रखें और इसका निष्पादन त्रुटिहीन और विधिक तरीके से कर सकें, इसके लिए क्या आवश्यक है। विधि व नियमों का अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान का मतलब होता है विधि और नियम का बहुत कम ज्ञान, ऐसा तो होगा नहीं। विधि, नियम एवं विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान, केवल विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान। तो राइट हो जाएगा वी आंसर, विधि, नियम और विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी इसके लिए कहा जाए तो सब कुछ सही होगा, निष्पादन अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो वी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका भी टारगेट है इस बार 60,244 की लिस्ट में आना, 48 लाख की भीड़ से निकल के 60,000 की लिस्ट में आना, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जिसमें जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर
साथ में हिंदी, मैथ और रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टॉप ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, गुड न्यूज़ ये है कि ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है। इसका दाम जो है 99 रुपये है, बट अभी आपको मात्र 39 की मिल रही है। और दाम इसका इसलिए रखा गया है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझो। अगर आप इसके लिए दाम खर्च करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसको पढ़ोगे। पूरे 418 पेज की है मेरे प्यारे भाई। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो वो केवल और केवल आपके अच्छे से समझने की, आपके समझने की क्षमता की। इस वजह से मेरे प्यारे भाई ये ई बुक आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगाने की काम आएगी। 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 की मिल रही है। अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कहना डेमो पेज फॉर यूपी पुलिस री एग्जाम ई बुक। आपको यहाँ से डेमो पेज भी मिल जाएगा, आप डेमो पेज देख सकते हैं। इच्छा है, अगर अच्छी लगती है बुक तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेश कौन जारी कर सकता है। राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेशों को कौन जारी कर सकता है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 36 नंबर है। पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष स्वीकृत किया गया। पुलिस महानिदेशक का पद जो है ये किस वर्ष स्वीकृत किया गया। सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1982 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1982 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन जो है कौन देखता है। पुलिस महानिरीक्षक व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक के प्रशिक्षण नहीं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक जो हैं ये राजपत्रित अधिकारियों के प्रशासन को देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है। पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर या फिर कहा जाए राज्यपाल से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब उसे गवर्नर से एक विशेषाधिकार प्राप्त हो। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में करेगा, जब उसे गवर्नर से सीधा विशेषाधिकार प्राप्त हो। राइट होगा ऑप्शन ए। अगला है कि अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन किसमें निहित होता है। अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन किसमें निहित होता है। देखिए, राजपत्रित कर्मचारी का प्रशासन जो है महानिदेशक में नियुक्त होता है, लेकिन अराजपत्रित कर्मचारी का प्रशासन जो है ये उप महानिरीक्षक में नियुक्त होता है। तो राइट हो जाएगा उप महानिरीक्षक। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि वर्तमान समय में रेलवे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी कौन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम गाइस। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान समय में रेलवे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी, राइट हो जाएगा महानिदेशक या फिर कहा जाए अपर पुलिस महानिरीक्षक। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपर पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक। अगला आपके सामने सवाल क्या रहा है कि मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होंगे। मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होंगे। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधीक्षक के माध्यम से। राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए। एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण जो है यह अधीक्षक को कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन एक बार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है। आदेश पुस्तिका जो है किसके द्वारा लिखी जाती है। आदेश पुस्तिका यानी ऑर्डर बुक जो है ये इंस्पेक्टर के द्वारा लिखी जाती है या आप कह सकते हैं निरीक्षक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निरीक्षक या इंस्पेक्टर के द्वारा। अगला है कि थाने का नियंत्रण अनुशासन निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायी होता है। थाने के नियंत्रण उनके अनुशासन निष्पक्ष ड्यूटी के लिए कौन उत्तरदायी होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थाना इंचार्ज। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन थाना इंचार्ज।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसके पास है। जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसके पास है। थाना अध्यक्ष के पास, समस्त उप महानिरीक्षक के पास, हेड मुहर्रिर के पास। राइट हो जाएगा इसमें सभी के पास जनरल डायरी लिखने का सामान्य अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उप महानिरीक्षक। रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति जो है ये उप महानिरीक्षक करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सिविल पुलिस के सिविल पुलिस के उप निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सिविल पुलिस के उप निरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ईजी तरीके से बता सकते हैं। अगर कोई चेंज किया गया है तो वो है केवल और केवल लैंग्वेज, यानी भाषा चेंज की गई है, यानी कि इसके लिखने के ढंग को चेंज किया गया है। बट सवाल वही है, सिविल पुलिस के उप निरीक्षक यानी सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है। उप महानिरीक्षक करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप महानिरीक्षक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निरीक्षक का स्थानांतरण रेंज में कौन करता है। निरीक्षक का स्थानांतरण रेंज में कौन कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप महानिरीक्षक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में किसकी उपस्थिति आवश्यक है। राइट हो जाएगा पुलिस अधीक्षक की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक की। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जिले में पुलिस को जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश किसके माध्यम से जारी किए जा सकते हैं। सही आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो गाइस लाइक जरूर कर देना। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्लास देता हूं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हमें थोड़ा सा ऊर्जा देने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही कोई न्यू क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि गाइज आप जानते हो कि कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं क्लास की, जब भी टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। इस वजह से आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को दबाओगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सवाल एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिले में पुलिस को जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश किसके माध्यम से जारी किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सशस्त्र पुलिस किसके प्रभार में रहती है। सशस्त्र पुलिस किसके प्रभार में रहती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पुलिस उप महानिरीक्षक के प्रभार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व पुलिस लाइन अवस्थित होता है। रिजर्व पुलिस लाइन जो है कहाँ अवस्थित होता है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जिले में कहीं भी रिजर्व पुलिस लाइन अवस्थित हो सकता है, बिल्कुल नहीं, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिजर्व पुलिस लाइन जो है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अवस्थित होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि रिजर्व पुलिस लाइन में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबू, भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। फिर से समझिएगा। रिजर्व पुलिस लाइन में कपड़े, साज सामान, आयुध, तंबू, भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और उनके लिए रखे गए रजिस्टर की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये होते हैं रिजर्व निरीक्षक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व निरीक्षक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होते हैं ये कौन होते हैं। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी कौन होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, उप निरीक्षक। उप निरीक्षक करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो होते हैं ये उप निरीक्षक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि ग्राम में रातों में गश्ती हेतु सिपाहियों की तैनाती कौन करता है। यानी कि गाँव में रात में गश्त करने के लिए सिपाही की नियुक्ति कौन करते हैं। राइट हो जाएगा उप निरीक्षक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उप निरीक्षक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है। पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर योर एग्जाम। फटाफट आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी जो होते हैं ये होते हैं अधीनस्थ उप निरीक्षक। राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि पुलिस थाने में प्रतिदिन प्रातःकालीन परेड की व्यवस्था कौन करते हैं। पुलिस थाने में प्रतिदिन प्रातःकालीन परेड की व्यवस्था अधीनस्थ उप निरीक्षक क्षेत्र निरीक्षक सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि पुलिस थाने में प्रतिदिन व्यवस्था कौन करता है। हमें लग रहा है कह रहा है कि परेड कौन करते हैं। देखो परेड तो हर कोई करता है, लेकिन परेड की व्यवस्था जो है ये केवल और केवल अधीनस्थ उप निरीक्षक ही करेंगे। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अधीनस्थ उप निरीक्षक। माफ करना, राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, लेखा परीक्षक, अभिलेखपाल कौन होते हैं। राइट आंसर क्या होगा बताइए, सही आंसर क्या होगा। पुलिस थाने के कार्यालय लिपिक, लेखा परीक्षक, अभिलेखपाल कौन होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हेड कांस्टेबल, या आप जिन्हें कहते हो प्रधान कांस्टेबल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधान कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि साधारण तौर पर किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को एक थाने में कितने समय तक रहना चाहिए। सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई सवाल को एक बार समझने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी सवाल है आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी के साथ यहाँ पे लाए गए। तो आप सवाल को समझने के बाद नहीं जानते हैं तो नोट कर लेना। भारसाधक अधिकारियों को एक थाने में कम से कम 2 वर्ष तक रुकना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कम से कम 2 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं, पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे के अंदर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 घंटे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61 है। उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हम रखेंगे कहाँ पे, लखनऊ में या इलाहाबाद में। देखो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में भी रखे जाते हैं, इलाहाबाद में भी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन सी उक्त दोनों जगहों पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की एकेडमी कहाँ है, ये आपको बताना है। सवाल को समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी करोगे तुरंत गलत होगा। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी जो है, ये सवाल जो है आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ है, या फिर कहा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी कहाँ है, तो ये मुरादाबाद में है। जल्दबाजी नहीं करना है, राइट होगा मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीतापुर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने जोनल महानिदेशक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सीतापुर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जोनल महानिदेशक हैं, तो जोनल महानिदेशक जो हैं ये यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जोन हैं, तो ये 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में बना हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना अगर नहीं है तो। उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं, 18 हैं। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं। दिया गया चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि कुल मिलाकर के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं या फिर कहा जाए ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, ये कुल मिलाकर के 10 हो चुके हैं। कुल मिलाकर के 10 ट्रेनिंग सेंटर हो चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं 66। तो 66 सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इन सभी सवालों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे और अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर आपको पुलिस प्रणाली यानी पुलिस सिस्टम से संबंधित सवाल कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूँ। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ऊर्जा मिल पाती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी गाइस तो दिल के गहराई से लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, PDF से ज़्यादा जरूरी होती है क्लास, तो मेरे प्यारे भाई PDF से अगर ना पढ़ो तो ही अच्छा है, क्लास ज़्यादा जरूरी होती है, क्लास में अच्छे से समझाया जा सकता है। PDF में आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, तो मैं PDF दे दूंगा खैर से, अगर आपकी इच्छा है तो PDF ले लेना। PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन आपको इस बार लेना है, 60,244 की लिस्ट में आना है, तो मेहनत करना है। मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।